Okay, hi guys. A very good evening to you all. My name is Shubham Upadhyay and भाई आई एम दिल से वेरी सॉरी क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत टाइम पहले शेड्यूल था, आने वाला था. जस्ट अ क्विक टेक चेक. लेट मी हैव इट. ओके, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. ठीक है, ठीक है. सो ये वीडियो थोड़ी टाइम पहले आने वाला था. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ओके, यस. सो ये वीडियो थोड़े टाइम पहले आने वाला था बट ड्यू टू सम रीजंस ये नहीं आ पाया एंड थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ बट nothing is bad because everything is here, so not a problem at all. So very good evening once again, and in this session we are going to talk about how to become a judge in Delhi. So we are going to discuss about the Delhi Judicial Service Examinations, कैसे conduct होते हैं and how and why Delhi Judicial Service Examinations are considered to be the one of the most prestigious examination in all the judicial services. Now अंडरस्टैंड दिस कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए अगर आप ध्यान से समझें तो जब कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर करने की कोशिश करता है फॉर एनी ऑफ द जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन तो उसके दिमाग में एक जुडिशरी का ख्वाब हमेशा होता है, दैट इज दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज. एंड दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज specifically is considered to be one of the toughest judiciary because of the language that is being used. Now आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने एक एग्जामिनेशन का नाम सुना होगा विच इज क्लैट. ठीक है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट. आई एम वेरी श्योर सबने नाम सुना है. अदर देन दैट क्लैट के ही पैरेलल एक एग्जाम कंडक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एलिट, दैट इज ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट विच इज कंडक्टेड बाय द NLUD, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. सो क्लैट की अपनी एक पहचान होती है और NLUD की अपनी एक पहचान होती है. ठीक, सिमिलरली जो बाकी स्टेट जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं उन्हीं के साथ आप मान के चल सकते हैं कि एक जुडिशरी एक अपना जो एग्जाम करवाती है स्टेट जुडिशरी, दैट इज दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज. कि भाई जब किसी भी जुडिशरी एस्पिरेंट का मन उतावला होता है कि भाई कौन सी जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना सही होगा या किसके लिए विच इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस जुडिशरी हैंड्स डाउन, तो उन्हीं में सबसे ऊपर या ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे हमेशा आता है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज. नाउ अगर मैं इस चीज को कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्यूचर में चल के, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा डिमांड उठ रही है, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं इस पॉइंट पे, दैट इज, और ये टॉपिक मैंने आज तक आप लोगों के सामने डिस्कस नहीं किया, दैट इज द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज. जैसा पीएससी अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस होते हैं यूपीएससी लेवल पे, वैसे ही सिमिलरली डिमांड की जाती रही है टाइम एंड अगेन फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, जिसका एक ऑल टुगेदर एक अकेला सिंगल एक स्ट्रक्चर हो और पूरे देश में एक जैसा जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस इन अ नटशेल, ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन आप कंसिडर कर सकते हो कि कभी अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आती हैं तो किस लेवल का एग्जामिनेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज द लेवल ऑफ दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज. ठीक, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. बट टू बिगिन विद, सबसे पहले मैं बता दूं आज लास्ट डेट है आप लोगों के रजिस्ट्रेशन का. टुमारो वील बी कंडक्टिंग AIJSAT, दैट इज द ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट. इसका सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल पे डल चुका है, स्टूडेंट्स ने देख लिया है. अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो डू रजिस्टर फॉर द AIJSAT फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसे जब ये वीडियो एंड हो तो वहां से आप रजिस्टर कर लेना एंड डू अटेंड the first lecture and all the lectures specifically for the foundation batch 7 which is going to be launched on the 19th of July 2021. ठीक है, so be ready for that. Now अच्छा, ये टेस्ट 2 स्लॉट्स में कंडक्ट होगा तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी स्लॉट में वो पेपर दे सकते हैं, सो नॉट अ प्रॉब्लम फॉर दैट. नाउ टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ specifically eligibility for the Delhi Judicial Service Examination. So as you can see on your screen, ये तीनों ही pointers eligibility में आते हैं. Number 1 is the person who is appearing as the citizen of the India, obviously. Second is candidate must be below 32 years of age. Now understand this, कई केसेस में ये 35 होता है, इस केस में दिल्ली के केस में ये 32 years माना जाता है. ठीक है, तो अगर आपको दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में अपीयर होना है फॉर द जूनियर डिवीजन जज और रादर द सिविल जज पोजीशन, तो उस कंडीशन में आपको अपीयर होने के लिए 32 साल तक की एज होती है. आप 35 साल तक
सिविल जज का एग्जाम दिल्ली में नहीं दे सकते, सिर्फ 32 तक दे सकते हैं. दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. वन. Second is the candidates qualified to be admitted as advocates under the Advocates Act 1961 or candidates currently practicing as advocates in India. कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमें एडवोकेट मतलब रजिस्टर्ड एडवोकेट होना जरूरी है in order to appear for the Delhi Judicial Service Examination? The answer is no. Even if you are eligible to be registered as an advocate in any of the in any of the states as an advocate, you are eligible to appear in the Delhi Judicial Service Examination. ठीक है, ये तो बात हो गई यहां पे एलिजिबिलिटी. अब करते हैं काम की बात कि कौन कौन सी मेजर पोजीशंस होती हैं यहां पे. तो वन इज द सिविल जज जूनियर डिवीजन, रैंक कंट्रोलर की भी एक अथॉरिटी क्रिएट कर दी जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, क्योंकि आप एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में है, दिल्ली में है. एंड द नेक्स्ट वन इज द जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट्स. ठीक, तो ये ब्रॉड पोजीशंस हैं जहां पे एक व्यक्ति सिलेक्ट होने के बाद पहुंचता है. ठीक. अच्छा, अब इस पे जाने से पहले, इस पोजीशन वाले और स्ट्रक्चर ऑफ डीजेएस एग्जामिनेशन को डिस्कस करने से पहले, लेट मी टेल यू व्हाई डू पीपल प्रेफर दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन ओवर एनी ऑफ द स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस. ठीक. आई हैव बीन नोइंग पीपल जिन्होंने कभी मध्य प्रदेश का एग्जामिनेशन क्लियर किया, मध्य प्रदेश में जज बने, फिर वो किसी दूसरे स्टेट में जज बने, फिर वो अल्टीमेटली दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में गए. इवन आफ्टर बीइंग इन मेरिट्स इन मध्य प्रदेश जुडिशरी एंड इन दैट स्पेसिफिक स्टेट जुडिशरी जहां पे उन्होंने दोबारा एग्जाम दिया, एंड फिर उसके बाद फिर अगेन दे क्लियर्ड द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज. that is the actual prime, what you can call it, that is the importance of Delhi Judicial Services. ठीक. तो ये इसका इंपॉर्टेंस समझा जाता है. वन थिंग. मूविंग फर्दर, टॉकिंग अबाउट हाउ इज दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज सो डिमांडेड या व्हाई इज इट सो मच प्रेस्टिजियस. रीजन बीइंग कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में जब आप दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में सिलेक्ट होते हैं डीजेएस में, तो वहां पे आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है. आप कहीं भी होंगे तो आप सिटी एरिया में ही होंगे. आप किसी डिस्ट्रिक्ट में या छोटी सिटी में या किसी भी छोटी जगह पे आपकी पोस्टिंग नहीं होगी. So because that is a metropolitan area, in that condition, your posting will be at a place which is very much preferable by you in terms of the locality, in terms of the entire atmosphere. ठीक. तो ये इसीलिए एक कारण ये भी है कि लोग दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर ट्रांसफर कहीं भी होगा तो दिल्ली में ही या दिल्ली के एरिया में ही, एनसीआर में ही होता है. ठीक. नॉट बियॉन्ड दैट. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, 3 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है. आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. नंबर 1 इज द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, नंबर 2 इज द मेंस एग्जामिनेशन एंड नंबर 3 इज द इंटरव्यू राउंड. नाउ अंडरस्टैंड दिस. प्रिलिमिनरी हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, इनके सबके मिनिमम क्वालिफाइंग या एलिजिबिलिटी मार्क्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं. ठीक. हाँ, उससे अगर ऊपर जाना चाहे तो हो सकता है, लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले ही नोटिफिकेशन में प्रोवाइड कर दिया जाता है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा कि भाई साहब इतना एलिजिबिलिटी तो फुलफिल करनी पड़ेगी. मतलब इतने मार्क्स तो आपको प्रीलिम्स में भी लाने पड़ेंगे, मेंस में भी लाने पड़ेंगे एंड इंटरव्यू में भी लाने पड़ेंगे. उसकी क्या गणित है वो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा. ठीक. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा आता है. देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर्स एंड -2 पॉइंट फॉर इनकरेक्ट आंसर. ठीक है. दिल्ली जैसे यूपी का हमने देखा था, वहां पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग चलती थी. यहां पे 1/3 की नहीं है, इसे आप कह सकते हैं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग. ठीक. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60% फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 55% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स. पहले ही बता के रखा हुआ है कि अगर आपके 200 में से, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो 200 में से अगर आपका स्कोर 120 से कम होता है तो आप एलिजिबिलिटी से वैसे ही बाहर हो जाते हैं. ठीक. इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, व्हाट कैन बी द गेम प्लान फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, वो मैं अभी आगे बताऊंगा. ठीक. सो बेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज 60% for the general candidates and 55% for the reserve candidates. This is very very important for everyone to know कि भाई ये क्राइटेरिया तो फुलफिल करना पड़ेगा in order to move further towards, ये तो क्वालिफाइंग है, to move further towards the मेंस एग्जामिनेशन. ठीक. इसके बाद अपन आते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट पे. अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. अच्छा,
इसका कोई मार्क बाइफरकेशन नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको कंपेयर करके अगर बताऊं तो मध्य प्रदेश में आपको मार्किंग स्कीम दे दी जाती है कि इस सब्जेक्ट से आईपीसी से 15 क्वेश्चन आएंगे, या किसी एक सब्जेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट से 8 क्वेश्चन आएंगे, 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कहीं 15 आएंगे, कहीं 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द फोकस इज ब्रॉडली ऑन सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप, एसआरए, लिमिटेशन, आर्बिट्रेशन। सिंपल एज दैट। यही चीज अगर आप मैं काम करूंगा टेलीग्राम चैनल पे आज के दिन, ठीक है, आज क्या तारीख है, 17 जुलाई, ठीक, 17 जुलाई को टेलीग्राम चैनल पे, आज मैं ये सेशन एंड होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों का जो पुराना 2019 का एक नोटिफिकेशन था वो मैं पोस्ट कर दूंगा, या मैं उसकी एक इमेज पोस्ट कर दूंगा, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि सब्जेक्ट्स का कोई बाइफरकेशन प्रोवाइडेड नहीं होता है ना। टॉकिंग अबाउट सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस या इन सब्जेक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस आप सोच सकते हैं कि किसी एग्जामिनेशन में आएंगे, उतनी ही वैरायटी के क्वेश्चंस इस एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि समझने वाली चीज यह है कि यहां पे जो टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, वो टफेस्ट क्वेश्चन टफ फैक्ट होने की वजह से नहीं होते, बल्कि वो टफेस्ट क्वेश्चन टफ इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज वैसी होती है। ठीक है, इट इज आस्क्ड इन द प्योर लीगल इंग्लिश, एंड बिकॉज हरियाणा एंड दिल्ली का पेपर इंग्लिश में ही कंडक्ट होता है, तो देयर इज नो लैंग्वेज ऑप्शन। ठीक, इसीलिए अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है जो अपीयर करना चाहते हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में, तो उन्हें अच्छी खासी मेहनत लगती है, दैट इज ऑब्वियस। ठीक, नाउ टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस वगैरह की इन सब्जेक्ट्स की बात करें तो इनसे आपको सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी मिलते हैं, इनसे ही आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी मिलते हैं, इन्हीं से आपको इलस्ट्रेशन बेस्ड, फैक्ट बेस्ड एंड प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत से पूछे जाते हैं। अच्छे खासे डिटेल, लंबे चौड़े क्वेश्चंस, जितना आपको देखने की आदत ना हो वैसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं इन द दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन, क्योंकि जब आपको 200 नंबर का एक पेपर सॉल्व करना है, मिनिमम 120 नंबर आपको स्कोर करने ही है, तो पहले तो आपको पूरा पेपर पढ़ने में टाइम लगता है। ठीक, the paper is it is on a lengthier side because in many of the cases the students are not able to read the entire paper because of slow reading skill. So अगर आपकी इंग्लिश रीडिंग स्किल भी स्लो है ना, तो भी हो सकता है कि आपको इस पेपर में मार्क्स अच्छे स्कोर करने में दिक्कत आएगी, तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ ही नहीं पाओगे पूरा पेपर तो बात खत्म। ठीक, दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सेकेंड, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जो एक फंडामेंटल टिप मैं आप लोगों को दूंगा वो यही है कि दिल्ली जुडिशियल सर्विस के एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो इसके प्रीवियस ईयर पेपर से ही कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा स्टेट पकड़े जहां पे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बेयर एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए या इलस्ट्रेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, एंड आप उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके अगर दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आपसे वो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। डीजेएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आप डीजेएस के साथ करें, आप हरियाणा के साथ कर सकते हैं, हिमाचल के साथ कर सकते हैं, इन सम केसेस वेस्ट बंगाल के साथ कर सकते हैं, and these are the prominent जुडिशरीज जहां के क्वेश्चंस कुछ हद तक, पूरे नहीं बट कुछ हद तक, पंजाब हरियाणा वगैरह हो गया, यहाँ के क्वेश्चंस कुछ हद तक मैच करते हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को, क्योंकि फैक्चुअली इतना बड़ा आता है, प्रोसीजरली इतना बड़ा क्वेश्चंस बनते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कि मेन स्टूडेंट को जो इश्यू जाता है वो होता है कि पूरी चीज को ग्रास्प करके, इंटरप्रेट करके आंसर लगा पाना। अगर मान लीजिए आपके सामने ऑप्शन ही 4 लाइन का आएगा और ऐसे 4 ऑप्शन है और इसके साथ क्वेश्चन भी 3-4 लाइन का है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू इफ यू आर नॉट इन अ वेरी गुड हैबिट ऑफ रीडिंग। सो वन, यू हैव टू बी इन अ गुड हैबिट ऑफ रीडिंग। सेकेंड, यू हैव टू बी अ वेरी गुड इंटरप्रेटर एंड एप्लीकेटर। मतलब जैसा आप लोगों ने क्लैट एग्जामिनेशन कभी दिया हो या फिर आपने कभी एनएलयू दिल्ली का एग्जामिनेशन दिया हो कि प्रिंसिपल पढ़ा फैक्ट पे अप्लाई किया, प्रिंसिपल पढ़ा फैक्ट पे अप्लाई किया, ज्यादा सोचना समझने का टाइम यहां पे नहीं मिलता है। ठीक, क्योंकि आप ज्यादा सोचने जाएंगे, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ने जाएंगे, उतने टाइम में ट्रेन छूट जाएगी। ठीक, तो ऐसा आप लोग करने से बचें। तो अपनी रीडिंग पे ध्यान दें, अपनी रीडिंग स्पीड, आपकी इंग्लिश और
फैक्चुअल प्रोसीजरल बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आप प्रीवियस पेपर उठा करके देखिएगा सिंगल में से, वहां से आपको मिलेंगे दैट द क्वेश्चंस आर लेंदी व्हेनेवर दे आर प्रोसीजरल इन नेचर। ये मैंने आपको बहुत बड़ी टिप दी है, इसको नोट डाउन कर लेना। प्रोसीजरल क्वेश्चंस सबसे ज्यादा लेंदी होते हैं, एनालिसिस से पता चला। ठीक, दैट इज फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये ब्रॉडली मैंने सब्जेक्ट्स लिखे प्रीलिम्स के। ठीक, अच्छा, इसमें जो सब्जेक्ट्स मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसके बारे में मैं डायरेक्ट आप लोगों से बात करना चाहता था, दैट इज, ये तो लॉ की बात हो गई। इसके अलावा ऑल यू नीड टू फोकस ऑन इज द करेंट अफेयर्स। नाउ आप लोगों को बता दो कि करेंट अफेयर्स पूछा कैसे जाता है। नाउ देयर इज अ वेरी टिपिकल एंगल ऑफ दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज टू आस्क करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स को पहले तो, करेंट अफेयर्स के साथ साथ ये आपसे पॉलिटी के क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पे अगर सब्जेक्ट में आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस भी बनते हैं, नंबर वन। नंबर टू इज, जब कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस बनते हैं तो उसके साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि सर क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत सिंपल सिंपल डायरेक्ट से क्वेश्चन होते हैं क्या? नहीं, देखिए समझिएगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को जनरली रिलेट कर दिया जाता है किसी ना किसी हिस्टोरिकल इवेंट के साथ। मतलब अगर यूएस से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है तो उससे रिलेटेड कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अब उसी कंडीशन में अगर आप देखें तो पर्सनालिटी बेस्ड करंट अफेयर भी आता है, उसी केस में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया कि यूएन का सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है, कौन है? ठीक, आपसे ना सिर्फ नेशनल करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, आपसे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी अच्छी मात्रा में पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इक्का दुक्का क्वेश्चन, अच्छी खासी मात्रा में पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये बता दीजिए कि यूएस के साथ ये क्या सीन है, या फिर फ्रांस के साथ ये क्या सीन है। सो द क्वेश्चंस दैट आर बेसिकली आस्क्ड इन द जीके section are from current affairs broadly, and those current affairs will include national as well as international news, to be divided in any kind of memorandums of association, any security or defense deals, would also include any of the personalities in news, any sports events, etc. ठीक है, हालांकि ज्यादा स्पोर्ट्स इवेंट से क्वेश्चन नहीं बनते, बट दैट टू इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अदर देन दैट, अब आते हैं उस पॉइंट पे जो कि इज वन ऑफ द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर्स इन दिल्ली जुडिशियल सर्विस होता है, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की टफेस्ट समझी जाती है, टफेस्ट मानी जाती है, क्योंकि अगर आप दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की इंग्लिश उठा के देखें तो यहां पे आपको ग्रामर भी मिलेगा, यहां पे आपको वोकैबुलरी भी अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। ठीक, तो you don't just have to be good at grammar, you should also be good at vocabulary in order to ensure that you have that flair in you, which is to be seen by the persons who are judging the DJS paper. अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ही आपकी लैंग्वेज अच्छी खासी टेस्ट हो जाती है। इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा होता है जब दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को आप सॉल्व करते हैं। अदर अगर आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर को भी उठा के देखेंगे तो यू विल गेट अ वेरी ब्रॉड नॉलेज दैट द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, मैं 2019 के पेपर का ही एक एग्जांपल देता हूं। वन ऑफ द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इज, 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, एक्सपीरियंस, रिसीव, अक्वीज। एक्सपीरियंस, रिसीव, अक्वीज। अब ऐसे करके आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इन तीनों की स्पेलिंग के, तो वहां पे आपके साथ स्पेलिंग भी खेला जाएगा, वहां पे आपके साथ ये भी देखा जाएगा कि आप प्रॉपरली ग्रामर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये देखा जाएगा कि वर्ड्स का मीनिंग क्या निकलता है, इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, अदर देन दैट और जो भी टेंसेस वगैरह हैं वो भी पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी तो बहुत धड़ल्ले से पूछी जाती है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ सकता है ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये सब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पार्ट बनता है। अब आगे चलते हैं, टॉकिंग अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन। नाउ मेंस एग्जामिनेशन पूरा का पूरा 850 नंबर का होता है। ठीक है, 850 नंबर का मेंस एग्जामिनेशन, 150 नंबर का आपका वाइवा। ठीक, सो वाइवा वोस के अलावा जो 850 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है उसमें से 250 नंबर का आता है जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश, उसका बाइफर्केशन है। सेकंड इज 200 मार्क्स का सिविल लॉ, 200 मार्क्स का सिविल लॉ 2, एंड लास्ट इज क्रिमिनल लॉ। ठीक, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, जो जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज का पेपर होता है उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है 100 नंबर और 150 नंबर में। ठीक, अब ये जो जनरल नॉलेज का 100 नंबर का पेपर है इसमें ब्रॉडली आपसे पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो कि एक जनरल अवेयरनेस में किसी भी व्यक्ति को पता होने चाहिए। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा ये नहीं कहेंगे कि एकदम हाईफाई लेवल की करंट अफेयर्स आती है, बट
इट इज अ मॉडरेट करंट अफेयर्स विच इज प्रीटी मच सॉल्वेबल अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर, एनी न्यूज़पेपर, मे इट बी हिंदू, मे इट बी इंडियन एक्सप्रेस, मे इट बी हिंदुस्तान टाइम्स, एनी वन न्यूज़पेपर जो आप इंग्लिश का रीड करते रहे हैं, या अगर आप प्रॉपर नोट मेकिंग करते रहे हैं, या कोई भी ऐसी मैगजीन, इट कैन बी एनी मैगजीन, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एनी मैगजीन विच यू कैन रेफर स्पेसिफिकली फॉर करंट अफेयर्स, तो उससे अगर आप प्रिपरेशन करें, अपने थरो नोट्स बनाते चलें, तो वो आपको जनरल नॉलेज के 100 नंबर के पेपर में हेल्प करेगा। नंबर वन। नंबर टू, जो आपका लैंग्वेज का पेपर होता है 150 नंबर का, यहां पे आपसे आता है ऐसे एंड ट्रांसलेशन। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहीं पे ट्रांसलेशन आ रहा है। ट्रांसलेशन आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलता, वो तो पूरा ही इंग्लिश में कंडक्ट हो रहा है। तो इस वाले ट्रांसलेशन में व्हाट यू सी इज देयर इज इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। पैराग्राफ बेस्ड होते हैं और हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट करना होता है। मोस्टली इट इज ऑल्सो इन द लीगल टर्मिनोलॉजी, मतलब नॉर्मल हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी नहीं चलता है। इसका जो एप्लीकेशन होता है दैट इज रादर लीगल इंग्लिश टू लीगल हिंदी एंड वाइस वर्सा। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रेसी राइटिंग वगैरह ऐसे, इन सब के लिए आपको करंट अफेयर से अगर आप प्रिपेयर्ड रहते हैं, आपने पढ़ रखा है, आपको नॉलेज है, तो यहां वाला काम आराम से हो जाता है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स सिविल लॉ, सिविल लॉ 1 जो होता है 200 नंबर का, उसमें आता है कॉन्ट्रैक्ट, सोगा दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, फैमिली लॉ, डेली रेंट कंट्रोल, एक ही लॉ पूछा जाता है, एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक, तो जितने भी आप लोग लॉज देख सकते हैं सिविल नेचर के, वो सारे पूछ लिए जाते हैं स्पेसिफिकली इन सिविल लॉ पेपर 1। प्रोसीजरल होता है सिविल लॉ पेपर 2, जिसमें आता है सीपीसी, लॉ ऑफ एविडेंस, एविडेंस फ्रॉम सिविल एंगल, क्योंकि आप क्रिमिनल लॉ के पेपर में भी देखेंगे, वहां पे भी एविडेंस पूछा जाता है। ठीक, सो सिविल लॉ 2 200 मार्क्स का प्रोसीजर यहां से आता है। देयर इन यू सी लॉ ऑफ एविडेंस, लिमिटेशन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, ये वो अनऑर्थोडॉक्स लॉज हैं जो वी विल बी कवरिंग इन द जो भी हमारा डेली जुडिशियल सर्विसेज का स्टेट स्पेसिफिक बैच होगा, ये सारे अनऑर्थोडॉक्स लॉज उस बैच में कवर वैसे भी होंगे। टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ में वही आपके दो मेजर लॉज दैट इज सीआरपीसी एंड आईपीसी। एविडेंस यहां पे भी कॉमन है, बट वो क्रिमिनल एंगल के साथ एप्लीकेबल होता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन ये चीज मैं आपको फिर से बता दूं कि जो भी क्वेश्चन पेपर आप लोग सिविल पेपर 1, 2 या क्रिमिनल लॉ का देखते हैं फॉर द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, दैट पेपर इज मोस्टली फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड, पूरी तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड होता है, फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड होता है। कई बार लेटेस्ट जजमेंट के केसेस आपसे पूछ लिए जाते हैं, या ऐसे किसी फैक्ट को पूछा जाता है जिसपे लेटेस्ट जजमेंट या तो आया हुआ होता है, या फिर जिसमें लेटेस्ट जजमेंट को कोट किया जा सकता है। सो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन, यू नीड टू बी thoroughly aware about, not just for the mains examination but for the preliminary examination as well, you need to be thoroughly aware about the major judgments of सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द दिल्ली हाई कोर्ट, जिसमें कोई भी लैंडमार्क डिसीजन आया है रिसेंटली। ठीक, रीसेंट जजमेंट्स के लिए यू कैन रेफर, देयर इज लाइव लॉ, आप लाइव लॉ रेफर कर सकते हैं, आप बार एंड बेंच रेफर कर सकते हैं, दोनों में से एक ही कोई रेफर कीजिएगा अगर आप लोग स्ट्रिक्टली दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इट कैन बी एनी वन वेबसाइट, ठीक, वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड यू ऑलरेडी हैव टू इंक्लूड कि आप जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स देख रहे हैं, ठीक, उन लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ साथ आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में रीसेंट जजमेंट्स भी प्रिपेयर करने होते हैं। ये स्पेशलिटी है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की, क्योंकि जब आप मेंस में यहां पे आंसर लिखेंगे ना, तो यहां के आंसर में ऐसा नहीं होता कि केस लिखा तो अच्छी बात, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। ठीक, या ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई लैंडमार्क जजमेंट, एक जजमेंट लिख के छोड़ दिया, काम हुआ नहीं हुआ, या फिर सिर्फ नाम मेंशन करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलता। क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट को रिलेट करना पड़ता है विद द गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स। एंड इन दैट केस, इफ देयर इज एनी रिलेटेबल केस लॉ, इट मे बी अ रीसेंट केस लॉ और द लैंडमार्क केस लॉ, आपको उसका रेशियो भी लिखना होता है। वो रेशियो जो आप यहां इंक्लूड करते हो, वो डेफिनेटली आपको एक एज देता है किसी दूसरे ऐसे कैंडिडेट के कंपैरिजन में जिसने केस लॉ मिस किए हैं या फिर पूरे नहीं लिखे हैं। ठीक, सो दैट्स व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इन द मेंस एग्जामिनेशन। अच्छा, फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन के अलावा यहां पे भी मेन क्वेश्चन एंड टेल क्वेश्चन वाला फंडा चलता है। मेन क्वेश्चन एंड टेल क्वेश्चन का क्या मतलब है? मेन क्वेश्चन टेल क्वेश्चन का मतलब होता है एक ऐसा क्वेश्चन जो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 नंबर का है, उस 10 नंबर के क्वेश्चन में से जो 8 नंबर का एरिया है वो एक है और 2 नंबर का एरिया एक है। ठीक,
मतलब 8 नंबर के लिए आपके पास कंटेंट ज्यादा है और 2 नंबर के लिए ऑब्वियसली आपके पास कंटेंट कम है. In that case, you say that this area of 8 marks is the main question and this area of 2 marks is the tail question. ठीक, that is how main and tail questions are also asked in the मेंस एग्जामिनेशन ऑफ दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज. कीप दैट इन माइंड. ठीक, आगे चलते हैं. इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है? 150 नंबर का है. सीधा सीधा पूरी मेरिट बनती है 850 नंबर प्लस 150 नंबर, दैट इज 1000 नंबर पे. ठीक, तो एलिजिबल आप कब होगे कि आप इंटरव्यू में अपीयर हो पाओ? तो सबसे पहला तो क्राइटेरिया, अगर किसी ने लेट्स से फॉर एग्जांपल नाम सुना हो चार्टेड अकाउंटेंट्स के जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, इनका जो इंटरमीडिएट लेवल होता है या जो प्रोफेशनल लेवल होता है, सीएस के केस में हो गया या सीए के केस में हो गया, वहां पे ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चलता है दैट यू हैव टू पास इन ऑल द सब्जेक्ट्स एंड द एग्रीगेट शुड बी अ सर्टेन नंबर. दैट्स व्हाट यू सी इन दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन. दैट इज कि यहां पे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, जो एलिजिबल हो सकते हैं वाइवा के लिए, वो तभी एलिजिबल होंगे जब उनके बेयर मिनिमम, ठीक है, बेयर मिनिमम उनके नंबर आए हो 40% हर एक सब्जेक्ट में और टोटल 50% से ज्यादा इन टोटो. यानी कि अगर 850 का आप आधा कर दें, ठीक है, 425, ठीक, तो 425 नंबर आपके टोटल मिनिमम में आ जाते हैं. ठीक, वैसा चलता है 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल द रिटन एग्जाम्स, दैट इज वन. अदर देन दैट 40% नंबर आपको लगभग लगभग हर एक एग्जामिनेशन में चाहिए होते हैं. ठीक, so that is the fundamental eligibility criteria in order to appear in the viva voce. That's what you need to understand. Further अगर हम देखें, ठीक, तो the candidate must also secure 50% marks, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, फाइनल सिलेक्शन के लिए in viva voce to be eligible for recommended for appointment to the services. अब इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट का मतलब समझिए. इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 850 में से आपके आ गए 500 नंबर. ठीक, बड़ी खुशी की बात है. 500 नंबर आए मतलब आप तो बहुत ही ऊपर हो, कट ऑफ जितना हो सकता है आप उससे काफी ऊपर है. ठीक, 500 नंबर, 550 नंबर, इतना आ गए. ठीक, लेकिन मान लीजिए कि 150 में से आपके 75 नंबर नहीं आ पाए, 150 में से सिर्फ आपके आए हैं 50 नंबर. ऐसे केस में आप फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे. ठीक, तो बेयर मिनिमम आपको मेंस एग्जामिनेशन में 50% मार्क्स वो भी मिनिमम लाने हैं, इंटरव्यू में 50% मार्क्स एग्रीगेट, मेंस में एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन द वाइवा वोस, इसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं. यहाँ पे 75, यहाँ पे 400 के ऊपर. तो उस कंडीशन में ही आप एलिजिबल होते हैं इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज अ जज इन द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज. ये तो पूरा प्रोसेस हो गया. प्रोसेस के दौरान मैंने आपको बहुत सारी टिप्स बताई हैं, ट्रिक्स बताई हैं, जिसके थ्रू आप दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए और बेहतर तरीके से दिमाग लगा करके पढ़ सकते हो. लेकिन उसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे फंडामेंटल पॉइंटर्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं. दे आर, अच्छा, फाइनल सिलेक्शन, स्कोर इन मेंस एग्जाम प्लस मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू, इसी के बेसिस पे फाइनल एग्रीगेट लिस्ट बनती है. Now how to prepare for all of this? Just focus on this, just understand कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे. Number one, primary focus on English as a subject and as a language. आपको अगर दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो फंडामेंटली यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग विद योर इंग्लिश. ठीक, इसके लिए आप एक बुक आती है दैट इज रेन एंड मार्टिन. ठीक है, रेन एंड मार्टिन की ग्रामर की बुक आती है. ठीक है, स्कूल्स में यूज होती है, फंडामेंटल इंग्लिश के लिए यूज की जाती है. उसे आप रेफर कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस. अरिहंत की ऐसे तो खैर बहुत सारी बुक्स आती हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट एन आइडिया एज टू इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट. जब आप इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट कवर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज भी आपका प्रिपेयर होता चलता है साथ में. इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट में क्यों प्रिपेयर करने को बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह प्रिपेयर करेंगे तो आप वोकैब पे वर्क करेंगे, आप ग्रामर पे वर्क करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह पे वर्क करेंगे, प्लस ऑल द अदर ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आप उसे कवर करेंगे. इंग्लिश एज अ लैंग्वेज पे फोकस करने का मतलब है कि आप अपनी रीडिंग स्किल्स पे, ठीक है, आप अपनी रीडिंग स्पीड पे, आप अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल्स पे फोकस करना आपको जरूरी है अगर आप डीजेएस एग्जामिनेशन में एक अच्छी मेरिट लिस्ट की जगह चाहते हैं तो. दैट इज वन. सेकेंड वुड बी थरो नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स एंड पॉलिटी. हैंड्स डाउन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जहां लोगों को कई बार लगता है कि यार जनरल नॉलेज स्पेसिफिकली तो शायद उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, पॉलिटी शायद उतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो, तो क्या ऐसे भी काम चल जाएगा? नहीं चलता. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जनरल नॉलेज
करंट अफेयर्स, पॉलिटी आपका बहुत थरोली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि यही वो मार्क्स हैं जो आपको दूसरे किसी कैंडिडेट का के जो कि इंग्लिश में या रादर लॉ में बहुत अच्छा स्कोर कर ले रहा है, उसके ऊपर आपको एज दे सकते हैं। तो गेम चेंजर होता है करंट अफेयर्स एंड पॉलिटी। थर्ड वुड बी कीप प्रैक्टिसिंग फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस फॉर बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन। कभी भी दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का नोटिफिकेशन, अभी तो खैर कुछ अता पता है नहीं, हो सकता है कि कुछ आने वाले समय में दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आ जाए। वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं, 50-60 ऐसे ही वैकेंसीज आती हैं, बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती हैं। एक चीज का ध्यान रखना, नोटिफिकेशन का वेट मत करना। मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को जितना हो सके अभी से सॉल्व करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस उठाओ और भी दूसरे स्टेट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, लेकिन उन पे निर्भर मत होना दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उसका पैटर्न, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आज वो बहुत अलग होता है, द लेंथ ऑफ क्वेश्चन दैट इज आज वो बहुत अलग होता है। ठीक, अदर देन दैट मोर फोकस ऑन द प्रोसीजरल क्वेश्चंस इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, इस पे आपको फोकस करने की जरूरत है। ठीक, नेक्स्ट इज द मेंस एग्जाम टेस्ट कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ द लीगल प्रिंसिपल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक, जैसा मैंने आपको बताया कि एलेट में चलता है, क्लैट में चलता है, कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको फैक्ट पे कैसे अप्लाई करना है, दैट्स व्हाट इज आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन। So as a matter of fact, it is nothing but the application of any legal principle on a particular concept. ठीक, इन्हीं क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें, जितने ज्यादा आप इलस्ट्रेशंस देख सकें, जितने ज्यादा आप रीसेंट केसेस देख सकें, उससे ही उतना आपकी प्रैक्टिस डेवलप होगी। क्योंकि ये थियोरेटिकल पेपर होने की बजाय बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नेचर का पेपर होता है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट toughest examination in the entire Indian judicial services. ठीक, that is what it is. So I hope आप लोगों को ये पूरा सेशन पसंद आया। मैंने पूरा एक डाइसेक्शन करके आपको फंडामेंटली बता दिया है कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। जब इनके स्टेट स्पेसिफिक बैचेस बनेंगे तो यू आर वेरी मच इनवाइटेड इन दोज बैचेस। एज ऑफ नाउ, लेट मी जस्ट थैंक यू for all your great response on all our videos. We just today touched the 28K mark. Thank you so very much. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, do like it, do share it with all the aspirants whom you know are preparing for Delhi Judicial Service Examination or are planning to go for Delhi Judicial Service Examination. Don't forget to press the bell icon, do subscribe to the channel so that जो भी next videos हम लोग how to become a judge series या फिर landmark judgment series या फिर हमारा जो सरप्राइज सीरीज है और आने वाली है, उसके जो वीडियोस लाने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर से बोल रहा हूं, सरप्राइज इज समथिंग विच इज नेवर सीन बिफोर एंड यू गाइज विल लव इट। तो दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। अगर आपको वीडियो पसंद आया, थैंक यू सो वेरी मच। डू लाइक इट एंड डू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड don't forget to get yourself registered for the All India Judiciary Scholarship and Admission Test, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एंड परसों से हमारा फाउंडेशन बैच 7 स्टार्ट हो रहा है। सो आई विल बी सीइंग यू गाइज ऑन 19th of July at 6 p.m. थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, बेला चाओ एंड जय हिंद। ठीक है, बाय बाय।